नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, क्योंकि कांग्रेस को लगातार चुनाव में मिल रही हार के बाद अब 2024 की तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए पार्टी में कई तरह के बदलावों के सुझाव भी दिए गए और इसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही थी। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से एक बयान सामने आया है कि प्रशांत किशोर ने पार्टी की कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से बताया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से 2024 के लिए एक एक्शन ग्रुप बनाया गया था। प्रशांत किशोर को भी इसी ग्रुप का हिस्सा बनाने और तमाम जिम्मेदारी संभालने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। हम उनके प्रयास और पार्टी को दिए सुझाव का सम्मान करते हैं। कांग्रेस के अलावा खुद प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने कांग्रेस के बड़े ऑफर को इनकार कर दिया है जिसमें चुनावी जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी, तो पीके ने कांग्रेस का प्रस्ताव अब ठुकरा दिया है। इस बात की जानकारी खुद सुरजेवाला ने भी दी है। अब जो 600 स्लाइड का प्रेजेंटेशन पीके ने तैयार किया था, क्या आगे ये सुझाव लेते हुए कांग्रेस आगे बढ़ेगी? क्योंकि एक तरफ तो पीके ने ऑफर को ठुकरा दिया है, अब क्या पीके साथ निभाएंगे? ये अब बड़ा सवाल बना हुआ है। तो कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक के तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी कि टीआरएस के लिए काम करने को लेकर आपत्ति जताई थी कुछ वरिष्ठ नेताओं ने। और वरिष्ठ नेताओं का यह भी कहना था कि जब किशोर पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं तो ऐसे में टीआरएस के लिए वो कैसे खड़े हो सकते हैं, ये ऐसा कदम उठाना उनके लिए उचित नहीं है। तो जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से एक बड़ी तैयारी की जा रही थी। प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मिलकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऑफर भी दिया गया था प्रशांत किशोर का पार्टी में शामिल होने का। और इस तैयारी के लिए एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जिसका गठन करने का फैसला किया गया था, लेकिन ऑफर को प्रशांत किशोर ने ठुकरा दिया है। तो इस एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 में शामिल होने के लिए ऑफर दिया गया था कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से। जिम्मेदारी भी तय की गई थी, न्योता दिया गया, लेकिन इस न्योते को स्वीकार नहीं किया प्रशांत किशोर ने। क्योंकि अभी हमने कुछ ही दिनों पहले ये भी चर्चा की थी कि किस तरह से प्रशांत किशोर टीआरएस के साथ नजर आ रहे हैं, यानी कि उनकी जो कंपनी है आईपैक वो डील साइन कर चुकी है टीआरएस के साथ। अब इधर सोनिया गांधी भी प्रशांत किशोर को ऑफर दे चुकी थी कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 जो उन्होंने बनाया है इसमें वो शामिल हों और उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस ऑफर को तो प्रशांत किशोर ने ठुकरा दिया है, कांग्रेस में शामिल ही नहीं होंगे। और ये भी हमने चर्चा की थी कि प्रशांत किशोर अपने आप को किसी भी पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के तौर पर नहीं देखते हैं, क्योंकि हर एक पार्टी उनसे लगभग सुझाव मांगने के लिए उनके द्वार पर खड़ी रहती है और ऐसे में वो अपने एक रणनीतिक हिस्से को नहीं तोड़ना चाहते। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अक्षय राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, जिस तरह से अभी तक देखिए कई तरह चर्चाएं चल रही थी कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, अटकलें तो तरह तरह की लग रही थी, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर इस ऑफर को ठुकरा दिया है। तो क्या जो प्रेजेंटेशन तैयार किया था 600 स्लाइड का प्रशांत किशोर ने, इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा? कांग्रेस की जो जिम्मेदारियां तय थी इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरफ से मन बना लिया था कि प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल कराना है। तमाम कवायदे चल रही थी और 600 पेज की स्लाइड्स जो प्रशांत किशोर ने बनाई थी उसमें साफ था कि किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाना है और कैसे चुनाव में उतरना है। इस सभी चीजों पर प्रेजेंटेशन थी। कम्युनिकेशन विभाग को बहुत मजबूत करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा था। ये माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर को
सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ये तय कर लिया है कि अब कांग्रेस में शामिल कराना है। लेकिन लगता है कि जो निजी हित के मामले थे, या फिर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर के जो आपसी हित रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में थे कि अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो जो उनकी कंपनी है आईपेक, उसको लेकर के किस तरह से आगे बढ़ेंगे। और अंततः प्रशांत किशोर ने तय कर लिया है कि नहीं, वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे और आईपेक उनका जो संगठन है वो काम करता रहेगा। हालांकि ये खबरें और भी आ रही है कि प्रशांत किशोर सुझाव देने के लिए कांग्रेस के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन अब फिलहाल जो कांग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही थी, वो उस पर से पर्दा हट गया है। अब वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात ये खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल तो होना चाहते थे, लेकिन जो बड़े कांग्रेस के कुछ नेता हैं उन्होंने प्रशांत किशोर की जो स्लाइड्स थी उसको भी नहीं देखा था और उनका विरोध भी कर रहे थे। इसके कारण प्रशांत किशोर को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा है। प्रशांत किशोर की मांग प्रमुख रूप से ये थी कि उनको पार्टी में मजबूत सिरा दिया जाए ताकि वो काम अस्थायी रूप से कर सके। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता नहीं चाहते थे कि वो लेकिन देखिए अक्षय जी, जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी की एक प्रशांत किशोर की बड़ी छवि है, इस इमेज को बरकरार रखना चाहते हैं प्रशांत किशोर। देखिए, अगर किसी भी पार्टी में प्रशांत किशोर शामिल हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर उस पार्टी के लिए उन्हें हर हाल में खड़े होना होगा और किसी भी पार्टी के लिए वो अपने सुझाव नहीं पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब उन्होंने तो अपना फैसला सामने रख दिया है कि वो इसी तरीके से एक स्ट्रैटेजिक के रूप में काम करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर और कोई भी पार्टी हो। अब ये रणनीति जो है कांग्रेस को हिट करेगी या फ्लॉप करेगी, क्योंकि शामिल तो होने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर अलग सिरे से सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पार्टी ने तो तय कर लिया था कि उनको इलेक्शन जो स्ट्रेटेजी है इसके अलावा वो संगठन में लाने के लिए तैयार थे। लेकिन उनका साफ करना था कि जिस तरह से कमेटी गठित की गई है और उसको एम्पावर्ड कमेटी बनाया गया था, सोनिया गांधी ने गठित की थी, लेकिन उसके चेयरमैन उनको नहीं बनने दिया जा रहा था। वो चाहते थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ उनका सीधा समन्वय रहे, बीच में कोई न रहे। लेकिन पार्टी में कुछ नेता थे जो नहीं चाहते थे कि प्रशांत किशोर भी इस रूप में ताकतवर के रूप में उभरे, और यही वजह रही कि प्रशांत किशोर भी इस बात को समझते थे। अब उन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में कुछ राज्यों में सरकार की, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की मदद करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से केसीआर के साथ उनकी बैठक रही है, साफ तौर पर है कि तेलंगाना में कांग्रेस और जो केसीआर है वो विरोधी दल के रूप में है। साफ तौर पर है कि वो जो बैठक थी उसमें कहीं ना कहीं खटाई। लेकिन अब देखिए, सवाल ये है कि कांग्रेस को प्रशांत किशोर की जरूरत है इस समय। प्रशांत किशोर को तो किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है, चाहे वो, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में देखिए बीजेपी की जीत, नीतीश कुमार लालू का जो गठबंधन रहा बिहार में उसमें भी जीत, ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में जीत, ये सब अहम दाव रहे हैं अब तक प्रशांत किशोर के। तो सभी पार्टियों को इस समय जरूरत है, लेकिन जिस तरह से टीआरएस के साथ हाथ मिलाना हुआ है प्रशांत किशोर का, कांग्रेस को क्या इसे भी एक्सेप्ट करते हुए आगे चलते रहना होगा प्रशांत किशोर के साथ, ये सवाल है। देखिए, कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने की जरूरत होगी। और आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़े प्रशांत किशोर, वहां पर जीत हासिल हुई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, वहां पर जीत हासिल हुई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का उन्होंने हाथ थामा, फिर से सरकार बनी। साफ तौर पर है कि उनके पास नरेंद्र मोदी से लेकर के और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल तक का यह हाथ रहा है। 2014 में जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी, उसमें भी कहा गया कि प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा योगदान है, और वहीं से उन्होंने एक नई शुरुआत की थी। साफ तौर पर है कि रणनीति के रूप में बेहतर प्रशांत किशोर ने काम किया है, और यही वजह रही कि कांग्रेस ने कई दफे अपने पाले में उनको जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन इस बार एक बात ये भी देखिए अक्षय जी, एक बार वो जरूर फेल हुए हैं, और वो भी कांग्रेस का ही। देखिए 2017 का जो यूपी विधानसभा चुनाव था, उसमें राहुल और अखिलेश को एक साथ लाकर जो उन्होंने यूपी के लड़के तरीके से ये नारा ही रहा था कि प्रयोग किया था, उसमें वो असफल रहे। देखिए, कहते हैं कि स्ट्रेटेजी बनाना काम होता है और संगठन
को जहां मजबूती देनी है वहां काम किया जा सकता है। और प्रशांत किशोर ने उस सवाल को उठाया है कि कांग्रेस को अगर कुछ फाइट करनी है, कुछ बातें रखनी है, तो अपने जो संगठन की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा था कि जो स्ट्रक्चर है कांग्रेस का वो बहुत बेहतर नहीं है। उसको जब तक आप ढांचागत सुविधा के साथ डेवलप नहीं करते हैं, आने वाले समय में चुनाव में उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो साफ तौर पर है कि कांग्रेस के सामने एक प्यार वाली कहावत तो थी कि दोनों मिलते मिलते रह गए, लेकिन कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक नया सिरा जुड़ सकता है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी के रूप में होगा, पार्टी में नहीं होगा। हालांकि सोनिया गांधी चाहती थी कि प्रशांत किशोर पार्टी में आए, लेकिन मैंने कहा कि प्रशांत किशोर के अपने हित रहे हैं और वो नहीं चाहते थे कि आईपीएक को छोड़ करके सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करते रहे। यही वजह रही है कि रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ राज्यों में और लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस या जो उसके गठबंधन होंगे उसमें वो जरूर मदद कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए अक्षय। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और आईएएस पीसीएस के अधिकारियों को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की समस्त अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मंत्रियों से अपेक्षा की जाती है कि शासकीय कार्यों में उनके परिवार के सदस्यों का कोई हस्तक्षेप ना हो। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनप्रतिनिधियों के आचरण की शुचिता अति आवश्यक है और इसी भावना के अनुरूप सभी मंत्री शपथ लेने के अगले 3 महीने की अवधि के भीतर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की समस्त अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोक सेवक अपनी परिवार के सदस्यों की समस्त चल और अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें और ये पूरी जानकारी आम जनता के सामने रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि सभी मंत्री ये सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यों में उनके परिवार के सदस्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। तो आज योगी 2.0 कैबिनेट में 9 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। पीडब्ल्यूडी को दी जाएगी मंजूरी। यहां पर सड़कों की लागत में 10% मेंटेनेंस चार्ज होगा और इसके अलावा रसोइयों के मानदेय में भी बढ़ोतरी होगी। महिलाओं के लिए भी खासा यहां पर फैसला लिया गया है। सहारनपुर में 2 लेन ओवरब्रिज बनाने का फैसला हुआ है। और इसके अलावा देखिए, ये तो 3 प्रस्ताव रहे आपके सामने। अनुदेशकों के मानदेय में 2000 रुपए की बढ़ोतरी, यानी कि पहले 7000 रुपए हुआ करता था और अब ये बढ़ाकर 9000 रुपए कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा के अनुदेशकों का मानदेय देखिए 7000 की जगह 9000 रुपए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो वहीं 10 लाख लीटर एथेनॉल उत्पादन का भी प्रस्ताव है। तो ये सभी कुछ अहम फैसले हैं आज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा और 6 एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग गाड़ियां रहेंगी। पीजीआई में मरीजों के तीमारदारों के लिए भी भवन निर्माण होगा। ये बेहतर सुविधा दी जा रही है एक के बाद एक। तो पीडब्ल्यूडी को सिंचाई विभाग की जमीन दी जाएगी। ये बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए हैं, जिसको कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बताया गया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज योगी 2.0 कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 10 में से 9 प्रस्तावों पर बैठक ने अपनी मुहर लगा दी है। और आइए हम आपको, जैसे कि पहले भी ग्राफिक्स के जरिए बता चुके हैं कि किन किन फैसलों पर मुहर लग चुकी है, वो क्या क्या 9 प्रस्ताव रहे जिन पर मुहर लग चुकी थी। तो वेबसाइट पर भी संपत्ति की पूरी जानकारी डाली जाए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। सरकार जनता के द्वार पहुंचेगी, सख्त निर्देश हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। जनता से सीधे संवाद पर जोर देने का भी निर्देश दिया है। अभी तक जो भी मंत्री नेता बचते थे, अब उनको सीधे तौर पर संपर्क करना होगा और सीएम दफ्तर में अपनी सारी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। ये है आज के सख्त दिशा निर्देश। संपत्ति सार्वजनिक करें, मंत्री भी और अधिकारी भी, सभी को अपनी संपत्ति सामने रखनी होगी जनता के। और ये पूरा ब्यौरा जो है वेबसाइट पर डाला जाएगा।
ताकि सब कुछ जनता की आंखों के सामने हो। और आशीष मिश्रा पर तिकोनिया हिंसा में आरोप तय होने को लेकर 10 मई को सुनवाई होगी और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में जिला जज ने समय बढ़ा दिया है। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी हुई। बचाव पक्ष के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर अदालत ने सुनवाई की तारीख बढ़ा दी और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आशीष मिश्रा ने बीते रविवार को सरेंडर किया था। यहां से उसे दोबारा जेल भेज दिया गया था। और बता दें कि आशीष मिश्रा ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों से अलग करने की अर्जी भी दी थी। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई का कोई आधार नहीं है। अदालती पत्रावली में ऐसे कोई सबूत नहीं है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। और कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से ज्यादा समय तक केंद्र और राज्य सरकार के सामने डटे रहे भारतीय किसान यूनियन का रुख अब नरम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल बीके अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों और अपने कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि छोटी छोटी बातों पर धरना प्रदर्शन ना करें और जहां भी जरूरी लगे जिला प्रशासन के साथ बातचीत करके मुद्दों को सुलझाएं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सपा गठबंधन के लिए वोट की अपील कर चुके नरेश टिकैत ने यह भी कहा कि लोग बीजेपी के प्रति झुकाव रखते हैं और वो जिसे चाहे वोट दे सकते हैं। नरेश टिकैत ने किसान आंदोलन के बावजूद 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बनने पर कहा कि लोग बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये उनकी इच्छा है कि किसे अपना वोट देना चाहती है तो दे सकते हैं। इस पर हम ना तो खुश हैं और ना ही दुखी हैं। ये आजाद देश है। गौरतलब है कि नरेश टिकैत ने विधानसभा चुनाव के दौरान सपा गठबंधन के 2 उम्मीदवारों को सिंबल देते हुए उनके लिए वोट की अपील भी की थी और उनके भाई यानी कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन का चेहरा रहे और सपा गठबंधन को जितवाने की मौन अपील भी करते रहे और उन्होंने लेकिन खुलकर बीजेपी का विरोध भी किया था। लेकिन आज सुर कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे थे। और यूपी में नई सरकार को 30 दिन का समय पूरा हो चुका है और ऐसे में हमारी संवाददाता तोशी मेंडोला ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की। देखें। यूपी में योगी की नई सरकार को 30 दिन पूरे हो चुके हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। अंसारी जी, 30 दिनों का कामकाज आप कैसे देख रहे हैं? उपलब्धियां कितनी समझ रहे हैं? देखिए, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं जनता के हित के लिए। जब से हमारी सरकार बनी है हम पहले दिन से ही आम जनमानस के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं हमारे मिनिस्टर्स, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे पदाधिकारीगण और ग्राउंड पे जाके हम मेहनत से जो सरकार की योजनाएं हैं उसको ग्राउंड लेवल तक ले जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हम और अच्छा और बेहतर करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। राज्य में अल्पसंख्यक के लिए जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अगर हम दिल्ली की भी बात करते हैं, आप लोगों का जो बुलडोज़र है यूपी से होता हुआ मध्य प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली में भी आ चुका है। जहांगीरपुरी मामले को कैसे देखते हैं? लाउड स्पीकर को लेकर जो विवाद चल रहा है पूरे देश में, इन तमाम मामलों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है और जिससे आम जनमानस में एक खुशी की लहर है, एक संतोष की लहर है और लगातार हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। और बुलडोजर जो है उन अपराधियों के अवैध कब्जों पे चल रहा है जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पे अवैध कब्जा करके जनता का हित के साथ जनता के हित का हनन किया है। तो उस बुलडोजर को चलना बहुत ज़रूरी है और उस बुलडोजर से सीधा लाभ आम जनमानस को हो रहा है। और अब देखिए बुलडोजर की कितनी ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है और ये लोकप्रिय कोई नेता कोई दल नहीं कर रहा है, वो आम जनमानस इसको लोकप्रिय कर रहा है। तो इसी तरह के घटनाओं पे, इसी तरह के अपराधियों पे ऐसी आगे कार्रवाई होती रहेंगी और हम जनता के सुरक्षा के लिए, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और जनता को हमारा जो योजनाएं हैं, हमारे तरीके हैं
हाँ, जो हम उनके लिए गाइडलाइंस बनाते हैं, जनता को ये समझ में आता है कि हम उनके हित के लिए बना रहे हैं, तो जनता का भी लगातार सपोर्ट हमें मिलता है और हम इसी तरीके से आगे सकारात्मक दिशा में, सकारात्मक सोच के साथ, विकासवादी सोच के साथ काम करते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि अपराधियों पे बुलडोजर चल रहे हैं, ओवैसी साहब कहते हैं कि अंसार पे बुलडोजर चलेगा लेकिन अर्जुन पर नहीं। तो राजनीति आप समझ रहे हैं कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम जिस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है? देखिए, विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, अब वो इस तरह की राजनीति में सफल नहीं हो पाएगा। आप लगातार देखिए, हर चुनाव में उन्होंने इस तरह की कोशिश की है, लेकिन जनता ने उन्हें एक सिरे से नकार दिया है, क्योंकि आज हम विकास की बात करना चाहते हैं और जनता को विकास की बात पसंद है, जनता को तरक्की की बात पसंद है, जनता को अमन की बात पसंद है, और ये सारी बातें करने वाली एक ही सरकार, एक ही पार्टी है। और लगातार इसीलिए जनता उत्तर प्रदेश में हमें जिता रही है, हमें बना रही है, हमको अपना आशीर्वाद दे रही है, और हम ऐसे ही इसी साफ नीयत के साथ, इसी तरक्की के साथ, इसी उन्नति के भाव से, एकता के भाव से काम करते रहेंगे। मैं आम जनमानस को यकीन दिलाता हूँ। आप अल्पसंख्यक विभाग देख रहे हैं, अल्पसंख्यक पर आपका क्या रोल है? आप क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं? और क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जो कि बहुत टाइम से अटका हुआ है, आप पसमानदा समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, इस समाज को लेकर काफ़ी लंबे समय से बहस भी चल रही है। अब आपका क्या रोल रहेगा, क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, आने वाले 100 दिनों में हम माइनॉरिटीज़ के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, सिख भाई, जैन भाई, क्रिश्चियन भाई, जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, उनके तरक्की के लिए अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में डेवलपमेंट का काम करने जा रहे हैं। वहाँ पे ITI बनेंगे, स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, वहाँ की पेयजल की व्यवस्थाएं और दुरुस्त होंगी और अच्छी होंगी। साथ ही साथ मदरसा एजुकेशन के रिफॉर्मेशन के लिए हम लगातार पॉजिटिव दिशा में काम कर रहे हैं, और हम मदरसा पाठ्यक्रम का एक एप्लीकेशन भी बनाने जा रहे हैं, जिससे मदरसे के छात्र को पढ़ने में और आसानी होगी। इसके साथ साथ हम जो है, हमारी अल्पसंख्यक जो बहनें हैं, उनके शादी के लिए भी विशेष अनुदान योजना को भी ले आ रहे हैं, जिससे कि वो आसानी से उनकी शादी हो सके, एक वो खुशहाल भरा जीवन व्यतीत कर सके। लगता है कि यूपी में योगी सरकार मुसलमानों के लिए भी काम कर रही है, क्योंकि यू आर द ओनली वन जो अब मंत्री बने हैं। पसमानदा समाज से पहले मोहसिन रजा थे, लेकिन अब मतलब सिर्फ एक ही है जो मुस्लिम चेहरा है। तो लग रहा है फिर इस तरीके से देखिए, ये मुझे ही नहीं, ये तमाम उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को लग रहा है कि हम तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तभी हमें उनका वोट रूपी आशीर्वाद मिल रहा है, और तभी हम पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं, जो बता रहे हैं अपनी 30 दिनों का जो कार्यकाल रहा है योगी की नई सरकार का, उसमें क्या क्या उपलब्धि रही है और क्या रोड मैप वो तैयार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निहाल के साथ उशी मंदोला, FM न्यूज़, नई दिल्ली। और कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 12 साल से छोटे बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए खास तौर पर 2 टीकों को चुना गया है। बताया गया है कि 5 से 12 साल के बच्चों को कोबीवैक्स और 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। DCGI ने टीके को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी, और इसके साथ साथ 12 से ऊपर के आयु वर्ग के लिए ZY-CoV-D की 2 डोज वाली वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। और बता दें कि कोरोना की बाकी लहरों में बच्चों पर ज्यादा गंभीर असर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बच्चे नए वेरिएंट यानी कि XE वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। खास तौर से स्कूल खुलने के बाद इन मामलों में बढ़ोतरी हुई थी और आशंका जताई जा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि पिछले 3 हफ्तों में बच्चों में फ्लू जैसे लक्षणों में बढ़ोतरी नजर आई है। और यूपी में योगी आदित्यनाथ की नई सरकार को 1 महीना पूरा हो चुका है, और इस मौके पर हमारी संवाददाता ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से बातचीत की। इस दौरान जयवीर सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। क्या योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं? ग्राम को लेकर भी बात हो रही है कि संस्कृति को वहां पर आप डेवलप करेंगे, चीजें क्या रहेंगी? देखिए, मूल भावना भारतीय संस्कृति को संरक्षित करना, उसका और संवर्धन करना, और भारतीय संस्कृति को पूरी तरह उसके परिवेश में लाके अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। तो जो चीज़ें वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो रही हैं, उनको हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे। हम भारतीय संस्कृति के लिए एक एक गांव
प्रत्येक जिले में गोद लेने का प्रयास करेंगे। गांव का स्थापना दिवस, गांव का, शहर का, तहसील का, ब्लॉक का जो होगा उसका स्थापना दिवस मनाने का प्रयास करेंगे। जो हमारी निर्णय लिया कि लोगों को जो विजिटर्स आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको सहूलियत मिले। 3 जगह से हम लोगों ने जो कनेक्टिविटी दी है। एयर कनेक्टिविटी के लिए हेलीपोर्ट 4 हमने नए स्वीकृत किए हैं, जिनको PPP में डेवलप करके पर्यटन को बढ़ावा देंगे। हम लोगों ने वाराणसी में, हम लोगों ने अयोध्या में जल परिवहन की सुविधा के लिए क्रूज वगैरह का इंतजाम किया, 2 चालू हो गए हैं। रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतरीन परिवहन व्यवस्था के लिए फर्स्ट क्लास रोडों की पहले तो हैं और बाकी जो हैं वहाँ और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। पर्यटकों को किसी प्रकार पसंद उत्तर प्रदेश होगी, ये मेरा प्रयास है। वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे हैं, आपको तो फटी जींस से दिक्कत नहीं है? काहे से फटी जीन से? देखिए, फटी जीन हो या जो हो, हम किसी भी जीन की बात नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय पहनावा, भारतीय खान पान, भारतीय संस्कृति, भारतीय मान्यताएं, भारतीय परंपराओं को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। हम गांव में अगर अपने हिसाब से कपड़े पहने या अपने हिसाब से रहे, वेस्टर्न तरीके से रहे, तो कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कहाँ दिक्कत है? हम लोग कहाँ किसी को रोक रहे हैं, लेकिन हम अपनी मूल संस्कृति को बढ़ावा देंगे। हम प्रयास करें कि हमारे लोग भारतीय संस्कृति को माने, भारतीय परंपराओं को माने, भारतीय इतिहास को माने, भारत के राष्ट्र के प्रति जबरन तो नहीं मनवाएंगे आप? सिंह मौजूद थे, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, बता रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर को कहीं ना कहीं रोकना है और भारतीय संस्कृति को एक बार फिर से इंप्लीमेंट करना है। कैमरा पर्सन निहाल के साथ ओशी मंडोला, FM न्यूज, नई दिल्ली। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।